नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका सुपर टेट निकल जाए, यदि आप चाहते हैं कि केवीएस जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, तो दोस्तों करंट अफेयर्स डेली देखें। क्योंकि करंट अफेयर्स यदि आप डेली देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। और इतना ही नहीं, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स तो ये मान के चलिए करंट अफेयर्स में केवल और केवल करंट की ही बातें नहीं होंगी, बल्कि करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए तो जो अतिरिक्त जानकारियाँ होती हैं उसको भी मैं पढ़ाता हूँ। दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं वैश्विक परिवार दिवस के बारे में बात करते हैं, तो वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है, या ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों, आइए बात ये भी कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि बात करते हैं, विश्व के हर देश में अगर आप देखते हैं तो माता पिता होते हैं। विश्व के हर देश में आप देखते हैं तो माता पिता होते हैं। कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। अब जब माता पिता होंगे तो उनके साथ यदि आप देखें तो उनके बच्चे भी होंगे, और जब बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं एक परिवार बन जाते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो माता पिता, बच्चे और एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाती है। तो दोस्तों, परिवार दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि रिश्तों को बनाए रखा जाए, और रिश्तों को मजबूती से बनाए रखा जाए। इसलिए 1 जनवरी को क्या किया जाता है? परिवार दिवस मनाया जाता है। आज कुछ लोगों को पहली बार पता चला होगा कि 1 जनवरी को नया साल ही नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो 1 जनवरी को परिवार दिवस भी मनाया जाता है। तो अब से आप क्या करेंगे, अगले साल जब आएगा 1 जनवरी तो आपको क्या करना है कि परिवार दिवस मनाना है। तो दोस्तों, आज कुछ लोगों को पहली बार ये पता चला होगा। जिन लोगों को पहली बार ये बातें पता चली हैं वे लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर, आज हमें ये बातें पहली बार पता चली हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफ़ी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण, मतलब जो तत्काल रूप से अगर देखा जाए तो कॉफ़ी में जो निर्यात किया जा रहा है, और फिर से अगर देखा जाए तो निर्यात में जो वृद्धि का कारण है दोस्तों, भारत में 2022 में भारत से कॉफ़ी निर्यात कितने प्रतिशत से बढ़कर 4 लाख टन हो गया है? कितने प्रतिशत से बढ़कर 4 लाख टन हो गया है दोस्तों? तो 1.66%। आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे एक क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिहाज से, लेकिन फिर भी एक बार नज़र पड़ रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न के बारे में आइए बात करते हैं। देखिए, किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके राय जी को सामाजिक उपलब्धि के लिए कहने का मतलब ये है कि समाज में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग एक कॉपी बना के रख लीजिए, और डेली के 1-2 करंट अफेयर्स के जो पॉइंट होते हैं उनको आप लिख सकते हैं। नहीं तो फिर आप क्या कर लीजिए, जैसे आज आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर किसी दिन समय निकाल कर फिर देख लीजिएगा। एक सीक्वेंस वाइज आप देखते चलिए, जैसे आज किसी वीडियो को देखा तो 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद फिर देख लीजिएगा, ठीक है। तो जिससे क्या हो कि आपको पूरी बातें याद रहें। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके राय जी को सामाजिक उपलब्धि के लिए अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? किस देश में अगर देखा जाए तो पहली बार मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है दोस्तों? तो बांग्लादेश में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, कुछ अतिरिक्त जानकारी के बारे में। आइए देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। देखिए, बांग्लादेश के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका पुराना नेम क्या है दोस्तों? पूर्वी पाकिस्तान। तो इसका पुराना नेम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में,
जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान को दो भाग दिया गया था, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा क्या था दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान दिया गया था। और आगे चलकर क्या हुआ कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान होता है ये बांग्लादेश के रूप में बन जाता है। अब बांग्लादेश के बारे में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका है। तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। यहाँ के राष्ट्रगान के बारे में अगर देखा जाए तो अमार सोनार बंगला है। यहाँ के एक अतिरिक्त जानकारी फिर से समझिएगा, यहाँ के राष्ट्रगान नेशनल एंथम अगर देखा जाए तो अमार सोनार बंगला है। क्या है, अमार सोनार बंगला, मेरा यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा सुनहरा बंगला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेरा सुनहरा बंगला या सॉरी बंगाल इसका अर्थ हो जाता है कि एक तरीके से मेरा सुनहरा बंगाल है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ का राष्ट्रगान क्या है, अमार सोनार बंगला। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, यहाँ की पीएम की बात करते हैं तो यहाँ की पीएम है शेख हसीना है। कौन है, यहाँ की पीएम अगर देखा जाए तो शेख हसीना है। तो सबसे पहले हमने आपको बांग्लादेश के बारे में बताया दोस्तों कि इसका पुराना नेम है पूर्वी पाकिस्तान, इसकी राजधानी है ढाका। यहाँ के राष्ट्रगान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला। यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है। अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ मैं बांग्लादेश के बारे में बताने वाला हूं। देखिए बांग्लादेश के साथ अगर देखा जाए दोस्तों, बांग्लादेश के साथ अगर देखा जाए तो कौन कौन से मतलब भारत के राज्य हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की बात की जाती है। तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल के साथ, फिर पश्चिम बंगाल के बाद अगर देखा जाए तो दूसरा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है वो है असम दोस्तों। फिर तीसरे राज्य की बात करते हैं तो तीसरा राज्य कौन सा है, मेघालय है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर चौथे राज्य की बात करते हैं तो त्रिपुरा है दोस्तों, त्रिपुरा की बात को ध्यान रखिएगा। फिर पांचवें राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है दोस्तों मिजोरम हो जाता है। कौन सा हो जाता है, मिजोरम हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं, एक तो पहली की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, दूसरे की बात करते हैं तो असम, तीसरे की बात करते हैं तो मेघालय, चौथे की बात करते हैं तो त्रिपुरा, पांचवे की बात करते हैं तो मिजोरम, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, जातीय संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जातीय संसद कहा जाता है। तो बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, जातीय संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जातीय संसद कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेश की कहानी हमने थोड़ा सा आपको बताया कि यहाँ पर क्या है कि पहली बार मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है और बांग्लादेश के बारे में जितनी भी अतिरिक्त जानकारी थी उसको हमने साझा कर दिया, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। फिर हमने आपको बताया कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, तो अमार सोनार बंगला है और जिसका मतलब हिंदी में रूपांतरण करते हैं तो मेरा सुनहरा बंगाल इसे कहा जाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है। फिर हमने आपको बताया कि बांग्लादेश के साथ अगर देखा जाए तो कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के हैं वे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं, त्रिपुरा की बात करते हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो फिर मिजोरम की बात कर लेते हैं। और बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जातीय संसद कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जातीय संसद कहाँ का संसद है, तो बांग्लादेश का, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यदि आप लोगों को यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार कमेंट करके हमें बताइए कि यस सर आपने जो समझाया बिल्कुल क्लियर है। बताइए, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। आपने केवल एक चीज़ें यहाँ जाना, यहाँ पर केवल एक चीज़ें आपने जाना किसके बारे में, बांग्लादेश में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई। लेकिन फिर हमने आपको बांग्लादेश के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उसको हमने साझा कर दिया। अब सोचिए आप कि अगर आप पढ़ते तो आप इस तरह से ना पढ़ पाते, हमने आपको पढ़ाया कितना बेहतर तरीके से। आइए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए
अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है? इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। तो किस राज्य सरकार ने क्या किया है? मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है। तो उत्तर प्रदेश ने कहाँ की सरकार ने किया है या किस राज्य ने किया हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया हुआ है। तो मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल की बात करते हैं तो अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आइए बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के बारे में, कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में यदि बात करते हैं तो इसके गठन के बारे में बात करते हैं या इसे मान्यता कब मिली थी। मान्यता की बात कर लेते हैं तो इसे 24 जनवरी 1950 को इस राज्य को मान्यता मिली थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और भी बातें ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की 2 राजधानी हैं, समझिएगा कौन कौन सी। देखिए अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, देश की यानी कि राज्य की प्रशासनिक राजधानी या विधायिक राजधानी, अगर देखा जाए तो देश की विधायिक राजधानी लेजिस्लेटिव राजधानी की बात करते हैं या एक तरीके से प्रशासनिक राजधानी की बात करते हैं दोस्तों तो लखनऊ है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अगर देखा जाए लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो लखनऊ है। अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज में क्या है? उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो उत्तर प्रदेश का जो एक तरीके से हाई कोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। अच्छा, यहाँ पर एक और ख़ास बात ध्यान रखिएगा, यह भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट है। ठीक है, भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का ही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, या पुराना कह सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश के बारे में अभी कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इस राज्य को मान्यता दिया गया था। और दूसरी बातें हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी क्या है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज है। अच्छा, यहाँ पर इस बात को भी गौर करिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे और ख़ास बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदन पर आधारित है। अब द्विसदन का मतलब क्या हो जाता है? तो द्विसदन का मतलब ये हो जाता है, एक होगा हमारा विधानसभा, एक हमारा होगा विधानसभा दोस्तों, और दूसरा हमारा होगा विधान परिषद। एक अगर देखा जाए तो विधानसभा और दूसरी बात करते हैं विधान परिषद। तो जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद होंगी जिस राज्य में, उस राज्य को क्या कहा जाएगा कि वह राज्य जो है द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य है। अब यहाँ पर हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यदि आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं। अब यहाँ पर बात ये भी बन जाती है, यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न फिर बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो विधान परिषद की जो सीटें हैं दोस्तों 100 सीटें हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। और विधान परिषद के में कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो 100 सीटें हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात एक कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए आप लोग कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा को कितनी सीटें दी गई हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर 31 सीटें हैं। तो राज्यसभा में अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें दी गई हैं? तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश के बारे में, अन्य जानकारी में हमने आपको बताया कि यह द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा में अगर आप देखते हैं तो 403 सीटें मौजूद हैं और विधान परिषद में यदि आप देखते हैं तो 100 सीटें मौजूद हैं।
मौजूद है। फिर हमने आपको बताया कि लोकसभा में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की बात करते हैं तो 31 सीटें हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजभाषा की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की भैया राजभाषा क्या है। कमेंट करके हमें आप जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है। जल्दी से बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की पहली जो राजभाषा है दोस्तों वो है हिंदी है। उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा के रूप में अगर देखा जाए तो हिंदी है, और दूसरी अतिरिक्त के रूप में अगर देखा जाए तो उर्दू भाषा है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली राजभाषा है दोस्तों वो हिंदी है, और अतिरिक्त भाषा के रूप में अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त भाषा की बात करते हैं तो उर्दू है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल की बात करते हैं। आज पहली बार कुछ लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा कि सर इतना बेहतर तरीके से आप हमें बता रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के बारे में हमें अच्छे से पता चल गया, और बांग्लादेश के बारे में हमें अच्छे से पता चल गया। बिल्कुल सब कुछ पता चलेगा, बस आप हमारा सहयोग करिए। निश्चित तौर पर हम आपको नाराज़ नहीं होने देंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है दोस्तों पलाश है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, बताइए जल्दी से कमेंट में कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, जल्दी से बताइए। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है दोस्तों वो सारस अथवा क्रौच है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, सारस अथवा क्रौच है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश का खेल क्या है, बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश का खेल क्या है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का जो भारत का खेल है, जो राष्ट्रीय खेल है, वही उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। तो जैसे कि बात करते हैं हॉकी की बात करते हैं, तो हॉकी जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की पशु की बात करते हैं तो बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, जल्दी से बताइएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो 75 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश के वृक्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों, अशोक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के बारे में ही हमने आपको बहुत कुछ जानकारियां दे दिया दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बारे में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कब इस राज्य को मान्यता दिया गया था, तो 24 जनवरी 1950। फिर हमने आपको बताया राज्य की प्रशासनिक और विधायिक राजधानी क्या है, तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है दोस्तों, तो वो है प्रयागराज है। फिर हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में यदि आप देखते हैं तो द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। लोकसभा के लिए सीटें कितनी निर्धारित की गई हैं, 80 निर्धारित की गई हैं। राज्यसभा के सीटें 31 निर्धारित की गई हैं। फिर ऐसे में अगर आप देखते हैं तो फिर हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश का जो राजकीय भाषा है दोस्तों वो है हिंदी। अतिरिक्त भाषा के रूप में उर्दू। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस अथवा क्रौच है। फिर उत्तर प्रदेश के हॉकी के बारे में, खेल क्या है, हॉकी है दोस्तों। फिर बताया हमने आपको उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो हमने आपको बता दिया अशोक। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में छोटी सी जानकारी थी, लेकिन मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। जैसा कि आपने देखा कि एक तरीके से किस राज्य सरकार ने क्या किया हुआ है, मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है, तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चलिए अगला प्रश्न ये है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है दोस्तों, तो उड़ीसा ने दिया हुआ है। तो उड़ीसा राज्य ने क्या किया है, कृषि में महिलाओं को मजबूती दिलाने के लिए उड़ीसा राज्य ने क्या किया है, इतने रुपए का एक तरीके से क्या कर दिया, मंजूरी दे दिया है। अगर देखा जाए 367.19 यानी कि 19 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। वाह, अद्भुत है ये राज्य। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना अच्छा राज्य है जो महिलाओं की सशक्तिकरण पर काम कर रहा है। कौन सा राज्य है दोस्तों, उड़ीसा है। आइए बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में थोड़ा से।
आप लोग सोच रहे थे सर उत्तर प्रदेश के बारे में तो बता दिया, क्या उड़ीसा के बारे में भी कुछ आप बताएंगे कि नहीं? बिल्कुल बताऊंगा। देखिए अगर बात करते हैं उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर है। अब यहाँ का अगर राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? पीपल है। तो उड़ीसा का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? पीपल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ का राजकीय पशु की बात करते हैं तो सांभर हिरन है। यहाँ का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? तो सांभर हिरन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इस राज्य का गठन कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इस राज्य का गठन किया गया था। इस राज्य का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो इस सबसे बड़ा शहर कोई है तो वह है भुवनेश्वर है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो इस राज्य में अगर आप देखते हैं तो उड़ीसा में 30 ज़िले हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें, तो याद रखिएगा ये पूछा जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ जो सीटें हैं लोकसभा की सीटें 21 हैं। उड़ीसा में यदि आप देखते हैं तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं दोस्तों 21 हैं। और राज्यसभा की सीटें की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीटें की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। तो राज्यसभा में यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। यहाँ एक मैं खास बातें आपको बताने वाला हूँ, यहाँ मैं आपकी खास बातें बताने वाला हूँ जो आज आप लोगों को पहली बार पता चलेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं और सबसे भीषण चक्रवात आया था 1 अक्टूबर 1999 को। 1 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था दोस्तों? यहाँ पर सबसे भयानक चक्रवात आया था। कहाँ पर? उड़ीसा में, जहाँ पर अगर देखा जाए तो लाखों लोग प्रभावित हुए थे। कह सकते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा कह सकते हैं एक तरीके से लाखों लोग दोस्तों प्रभावित हुए थे, जिसमें से हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इस बात को ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं आज आपको पता चल ही गया होगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो पुरी की जगन्नाथ मंदिर जो है रथ यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों, यानी कि उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में जगन्नाथ की मंदिर है, जो कि अगर देखा जाए तो रथ यात्रा के मामले में, किस मामले में? रथ यात्रा के मामले में विश्व में प्रसिद्ध है यह मंदिर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोणार्क के सूर्य मंदिर है। यहाँ पर क्या है? कोणार्क के सूर्य मंदिर है दोस्तों, जहाँ पर लाखों पर्यटक आते हैं इसको देखने के लिए। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि उड़ीसा के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बता दिया। जैसे हमने आपको बताया कि उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ का वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? सांभर हिरन है। यहाँ के बारे में हमने आपको बताया कि इसका गठन कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है। यहाँ पर कुल कितने ज़िले हैं दोस्तों? तो 30 ज़िले हैं। उड़ीसा के नृत्य की बात कर लेते हैं तो उड़िया है, जो कि आप जानते ही हैं। यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21 सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 सीटें हैं। फिर हमने आपको बताया कि 1 अक्टूबर 1999 में सबसे भयानक भी चक्रवात आया था, जिसमें कह सकते हैं लाखों लोग प्रभावित हुए थे और हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी। पुरी की जगन्नाथ मंदिर अगर देखा जाए तो रथ यात्रा के लिए अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोणार्क की सूर्य मंदिर जो है, जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करती है पर्यटकों की ओर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वे सारी जानकारियाँ हमने आपके साथ साझा कर दिया। किसमें? एक तरीके से आप देख रहे हैं किसके बारे में? उड़ीसा के बारे में हमने आपको सारी जानकारियां दे दिया। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए। बाकी आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। किस IIT ने वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है दोस्तों? तो ऐसे में अगर देखा जाए तो IIT मद्रास की बात करते हैं। तो किस IIT ने वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता हुआ है दोस्तों? तो मद्रास, यानी कि IIT मद्रास ने, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के चुनाव आयोग ECI ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया हुआ है? तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा
कि भारत के चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं तो 7 सिस्टर में से एक राज्य आता है त्रिपुरा हमारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और त्रिपुरा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा साझा होती है दोस्तों त्रिपुरा के, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। किसके साथ सीमा साझा होती है दोस्तों? तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कौन सा विंटेज वाहन 2 पहिया 4 पहिया यानी दोनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला भारतीय राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए वेटेज के आधार पर अगर देखा जाए तो एक तरीके से अलग अलग पंजीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो उड़ीसा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर अलग अलग, चाहे 2 पहिया और 4 पहिया का पंजीकरण अलग अलग कर दिया गया है, तो वो है दोस्तों उड़ीसा, इस बात को ध्यान रखिएगा। विंटेज वाहनों की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला हुआ है? तो गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला हुआ है? तो अमरेली दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुजरात के बारे में बात करते हैं तो गुजरात की सीमा साझा होती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ साझा होती है। और गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर है, जो कि आप जानते ही हैं। और गुजरात से ही देखा जाए तो कर्क रेखा होकर जाती है, तो गुजरात से ही अगर देखा जाए तो एक तरीके से कर्क रेखा होकर जाती है। और गुजरात के अहमदाबाद में अगर देखा जाए तो साबरमती आश्रम की स्थापना की गई, और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो ऐसे में आप देखते हैं कि हमने आपको कितना अच्छे तरीके से बता दिया है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात का कौन सा जिला है दोस्तों? तो एक तरीके से अमरेली है, इस बात को भी गौर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है उतना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों? 2009 में। तो 2009 में इन्हें क्या किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा इशू नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, बस सुन लेना है, हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई और उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो 1954 में 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई है। और किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें एक तरीके से 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहीं पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई कौन सी वर्षगांठ मनाई जाती है? तो 205वीं मनाई गई है, 205वीं मनाई गई है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई इस वर्ष यानी कि जो मनाई गई दोस्तों वो कौन सी थी? 205वीं, इस बात को भी गौर करिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको आधे घंटे में करंट अफेयर्स में बहुत कुछ बता दिया। आपने देखा कि केवल और केवल मैंने आपको करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि उसके साथ जितनी भी अतिरिक्त जानकारियां थी उसको भी हमने आपको बता दिया। आप सोचिए यदि आप डेली इसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो एक समय आएगा जब आपको सब कुछ याद हो जाएगा, एक समय आएगा जब आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा, यानी कि सब कुछ याद हो सकता है। बस आपको क्या करना है कि डेली क्लास को देखना है। देखिए अगर आप लोगों का प्यार मिला तो ये मान के चलिए डेली हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी हमें दिखाया कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमें टाइम नहीं हो पा रहा है, तो फिर मान के चलिए फिर हमें भी अपना टाइम कहीं और इंगेज करना होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग डेली 10 बजे जुड़िए और पूरी क्लास को देखिए। कोई भी किसी भी समय, पहली बात तो उसी समय 10 बजे ही जुड़कर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी की बातें रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।